हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंडिया के बारे में बेसिक स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो भारत के बारे में जानेंगे हम, इंडिया के बारे में ऑल ओवर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, कि एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, इस चीज़ की पूरी कोशिश करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा। और किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में हो, चाहे वो यूपी से रिलेटेड हो, चाहे राजस्थान से रिलेटेड हो, या फिर एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम हो, इन सभी में आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर पहले बेसिक पॉइंट को शुरू करते हुए पहले हम लोग भारत के पॉपुलेशन पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पॉपुलेशन जो है हम 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, 2011 सेंसस का डाटा देख रहे हैं, क्योंकि आपका जो ऑफिशियल सेंसस होता है वो 10 साल पे ही आता है, और अभी जो सेंसस चल रहा है वो 2011 का ही चल रहा है। ठीक है, तो 2011 का सेंसस क्या है, देखो अगर सेंसस के थोड़ा हिस्ट्री पे आप जाओगे, ठीक है, तो हमारे देश में जो पहली बार जैसे हर 10 साल पे जो सेंसस होता है, तो इस प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में हुई थी। 1881 से हर 10 साल पे हमारे देश में जो है सो सेंसस होता आ रहा है। हमारे देश में जब लॉर्ड रिपन उस समय जब भारत के वायसराय थे, तो तब ये सेंसस कराया गया था, और तब से हर 10 साल पे चलता आ रहा है। वैसे हमारे देश में सबसे पहला सेंसस तो 1872 में हुआ था, जो लॉर्ड मायो के टाइम पे हुआ था। लॉर्ड मायो के टाइम पे सबसे पहला सेंसस 1872 में हुआ था। ये मैंने आपको क्या बताया कि किस टाइम से प्रत्येक 10 साल पे इस चीज़ की प्रथा है, तो 1881 से, ठीक है, 1881 से आज तक हर 10 साल पे ये होता आ रहा है। तो हमारे भारत की जो जनसंख्या है अब तो 130 करोड़ से भी ऊपर है, लेकिन अगर हम बात करें 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग, तो उस समय भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, और यह जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% है। इट इज़ 17.5% ऑफ दी वर्ल्ड पॉपुलेशन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वर्ल्ड के सिर्फ 2 देश को अगर मिला दिया जाए, इंडिया और चाइना, तो विश्व की लगभग 38% जनसंख्या सिर्फ इन 2 देश में रहती है, भारत और चीन में, इंडिया एंड चाइना में। ठीक है, विश्व की सिर्फ 38% जनसंख्या भारत और चाइना में रहती है, और बाकी रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड में। ठीक है, तो पॉपुलेशन में अगर हम बात करें लार्जेस्ट स्टेट की जिसकी जनसंख्या हमारे देश में सबसे ज़्यादा है, तो वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है हमारे देश के अंदर। और अगर हम लीस्ट की बात करें कि लीस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट का है हमारे देश में, तो सिक्किम का इसमें नाम आता है कि सिक्किम की जो जनसंख्या है हमारे देश में सबसे कम है। ठीक है, इसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी भी देख लेते हैं ज़रा, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी होता है कि पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। इसको आप सीधा सीधा क्या करो कि टोटल पॉपुलेशन को अगर आप एरिया से डिवाइड कर देते हो, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी निकल के आ जाता है। ठीक है, तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो हमारे भारत का पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो 382 है, 382 है। ठीक है, ये हमारे भारत का जनसंख्या घनत्व हो जाता है। तो इसमें अगर हम हाईएस्ट की बात करें कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, तो बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और इसके बाद सबसे कम जनसंख्या घनत्व हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है भारत के अंदर। लेकिन अगर आप स्टेट और यूटी दोनों को मिला दोगे, तो बिहार तो स्टेट है, लेकिन अगर आप स्टेट और यूटी यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला दोगे, तो फिर दिल्ली की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन दिल्ली क्या है? यूटी है। ओके, तो ये चीज़ है। अब एरिया के बारे में भी जान लेते हैं, थोड़ा भारत के एरिया को अब डिस्कस करते हैं। तो बात की जाए अगर एरिया की यानी कि क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इंडिया इज़ दी 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड।
तो हमारा जो टोटल एरिया है, क्षेत्रफल है, वो है आपका 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द एरिया ऑफ इंडिया। और जो हमारे भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। ठीक है, वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है, उसका 2.4% है हमारे देश का क्षेत्रफल। तो अगर हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्टेट की बात करें कि हमारे यहाँ पे सबसे छोटा स्टेट कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, तो सबसे छोटा स्टेट हमारे यहाँ पर गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और अगर हम लार्जेस्ट स्टेट की बात करें कि हमारे यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा राज्य जो है सो राजस्थान है। ठीक है, तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है हमारे देश के अंदर। अब एरिया के बाद अब हम लोग इंडिया के एक्सटेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, भारत के चारों छोरों के बारे में जानते हैं, जो अंत बिंदु हैं भारत के, इनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अगर भारत के एक्सटेंट की बात की जाए तो हमारा जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है, नदर्न मोस्ट पॉइंट जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर के अंदर आपका इंदिरा कोल हो जाता है। इंदिरा कोल जो कि JNK के अंदर है, तो ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है, इसके बाद अगर हम भारत के सबसे सदर्न पॉइंट की बात करें, सदर्न पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें, देखो दक्षिणी बिंदु को दो भाग में बांटेंगे। एक तो दक्षिणी बिंदु मेन लैंड का जानेंगे हम लोग, मुख्य पृष्ठभूमि का, और दूसरा हम लोग इंडियन टेरिटरी का जानेंगे, भारतीय क्षेत्र का जानेंगे, राज्य क्षेत्र का। अब इन दोनों में क्या अंतर है? देखो हमारे भारत का जो जुड़ा हुआ हिस्सा है, लैंड है पूरा जुड़ा हुआ, उसको हम मेन लैंड कहते हैं। तो मेन लैंड का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है तमिलनाडु में कन्याकुमारी। ठीक है, तो कन्याकुमारी हमारे मेन लैंड का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। लेकिन अगर हम इंडियन टेरिटरी की बात करें तो हमारे पास आइलैंड भी है जो नीचे तक आता है। तो ठीक है, तो जो इंडियन टेरिटरी जो है और नीचे तक जाता है। तो इंडिया टेरिटरी के अगर हम सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये आपका होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये इंदिरा पॉइंट होगा जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो वैसे ये डूब गया था 2004 की सुनामी में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो जो हमारे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है घौर मोटा, घौर मोटा जो कि गुजरात में है। ठीक है, गुजरात हमारे यहाँ पे सबसे पश्चिमी राज्य है, ये भी याद रखेंगे क्योंकि कई बार सिर्फ स्टेट भी पूछ देते हैं। ठीक है, और कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। इसके बाद सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट या पॉइंट भी लिख लेते हैं साथ के साथ, तो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है किबीथू। किबीथू इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, और ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आपके चारों के चारों अंत बिंदु हो जाते हैं भारत के। अब इनके बीच में अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हमारे भारत के सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी बिंदु के बीच की जो दूरी है, मतलब कि बिल्कुल नॉर्थ और साउथ के बीच की जो दूरी है वो है आपका 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन नदर मोस्ट एंड सदर मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। और अगर वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपकी दूरी हो जाती है इनके बीच की। अब थोड़ा सा हम लोग भारत में कर्क रेखा के बारे में चर्चा करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में जानते हैं। हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे भारत को दो भाग में बांटती है और हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर बात की जाए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, तो ये रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये हमारे भारत को दो भाग में बांटती है। ठीक है, तो ये हमारे भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इट पासिस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये यहाँ पे एक मेन पॉइंट हो जाता है। तो कौन कौन से ये 8 राज्य हैं? तो इसमें सबसे पहले जो है आपका ये कौन कौन से 8 राज्य हैं? तो मिज़ोरम आ गया इसमें। ठीक है, मिज़ोरम के बाद त्रिपुरा हो गया, मिज़ोरम के बाद त्रिपुरा,
त्रिपुरा के बाद वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। तो ये आपके वो 8 राज्य हो जाते हैं जिनसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब हम अपने देश के समय मानक की बात करें, टाइम जोन, तो हमने अपने देश का टाइम जोन कितना माना हुआ है, 82.5 डिग्री ईस्ट को माना हुआ है, जो कि भारत के इलाहाबाद या प्रयागराज भी कह सकते हो, अब प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है, तो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है ये। और अगर आप टाइम जोन को कैलकुलेट करोगे इंडिया का, तो 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 330 मिनट हो जाता है, जिसका मतलब है 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो जो हमारा टाइम जो है जोन है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय मानक समय जो है, भारतीय मानक समय ये कितना हो जाता है, यह है आपका GMT प्लस 5:30 ईस्ट, यानी हमारा जो टाइम है वो GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मध्याह्न समय से 5.5 घंटे आगे है हमारा समय। अब हम भारत के कुल लैंड फ्रंटियर की बात करते हैं, और लैंड फ्रंटियर के बाद कोस्टल लाइन की भी बात करेंगे। ठीक है, कोस्टल लाइन की भी बात करेंगे। तो हमारे भारत का जो टोटल लैंड फ्रंटियर है, जो हमारी कुल सीमा रेखा है, हमारे भारत की कुल बाउंड्री सीमा रेखा, वो है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। लेकिन अगर हम भारत के कोस्टल लेंथ की बात करते हैं, तटीय लंबाई की बात करते हैं, भारत के तटीय लंबाई की बात करते हैं, कोस्टल लेंथ की, तो ये आपका कितना हो जाता है, 7,516 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, कोस्टल लाइन में, जो कि ये गुजरात से शुरू होता है और यहाँ वेस्ट बंगाल तक है। अभी उन स्टेट्स का लिस्ट बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, इधर अरेबियन सी, अरब सागर है वेस्ट में। ठीक है, और यहाँ ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो ये पार्ट जो है भारत का, ये पेनिनसुलार भी कहलाता है, प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड, वह भूमि जो 3 ओर से जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप या पेनिनसुलार कहते हैं। तो कौन कौन से वो राज्य हैं जिनके पास तटीय रेखा है, तो गुजरात के पास सबसे लंबी तटीय रेखा है, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है गुजरात के पास। ठीक है, गुजरात के बाद फिर आपका आएगा महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, गुजरात और गोवा का शॉर्टेस्ट है कोस्टल लाइन, सबसे छोटी तटीय रेखा जो है वो गोवा की है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा एंड देन वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये आपके सारे के सारे कोस्टल लाइन वाले स्टेट्स हो जाते हैं, जिसमें से गुजरात का लॉन्गेस्ट है और गोवा का शॉर्टेस्ट है। ओके, कोस्टल लेंथ के बाद या फिर लैंड फ्रंटियर के बाद अब हम लोग हमारे देश के आइलैंड ग्रुप्स की बात करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट आइलैंड ग्रुप्स इन इंडिया। द्वीप समूहों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आइलैंड ग्रुप्स, द्वीप समूह। देखो जैसे कि अगर हम बात करते हैं आइलैंड ग्रुप की, द्वीप समूह की, तो आइलैंड ग्रुप को क्या कहा जाता है, आर्कीपिलैगो कहा जाता है ज्योग्राफी में।
आर्कीपेलागो कहते हैं इसे। तो हमारे देश में 2 आइलैंड ग्रुप है, एक लक्षद्वीप हो गया और दूसरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप हो गया। तो ये जो लक्षद्वीप है आपका, ये अरेबियन सी में पड़ता है, इट इज़ इन अरेबियन सी, अरब सागर में है ये, ठीक है। इसके बाद ये इसकी खास बात ये है कि ये हमारे यहाँ पे कोरल आइलैंड है, एक प्रवाल द्वीप है ये। प्रवाल द्वीप का क्या मतलब है, जो पॉलिप होते हैं समुद्री जीव, इनके कंकाल से बनकर तैयार हुआ है। तो क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ पे कोरल आइलैंड कौन है, तो लक्षद्वीप है, ये आ जाता है क्वेश्चन, आपने याद रखना है, ठीक है, कि लक्षद्वीप इज़ द कोरल आइलैंड इन इंडिया, कि यह भारत के अंदर में एक प्रवाल द्वीप है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें, अगर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें, तो देखो अंडमान आपका नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ पार्ट को अंडमान कहते हैं और साउथ पार्ट को, सदर्न पार्ट को निकोबार कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल है, यानी कि 10 डिग्री अक्षांश रेखा है। 10 डिग्री अक्षांश रेखा अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और अंडमान निकोबार आपका, अंडमान निकोबार जो है ये आपका बे ऑफ बंगाल के अंदर है, बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, सेपरेट करने का काम करता है, ओके। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, ठीक है। अब हम लोग नेबर कंट्रीज के बारे में जानते हैं जरा। नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया। देखो हम अपने भारत के पड़ोसी देशों को कुछ इस तरह से बांटेंगे, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ हम बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं और कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ हम बाउंड्री लाइन शेयर नहीं करते। तो पहले उनके बारे में जानते हैं जिनके साथ हम बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं, ठीक है। तो इंडिया शेयर्स बाउंड्री लाइन विथ, तो कौन कौन से वो देश है जिनके साथ हमारा बाउंड्री लाइन शेयर होता है। तो लॉन्गेस्ट से शॉर्टेस्ट की ओर लिखेंगे। सबसे जो लंबी सीमा रेखा हमारी लगती है वो किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। हम सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। फिर दूसरे नंबर पर चाइना आता है, चीन के साथ दूसरी सबसे लंबी रेखा हम शेयर करते हैं। चीन के बाद पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका, फिर हम पाकिस्तान के साथ एक लंबी रेखा शेयर करते हैं, थर्ड पे आ जाता है लेंथ में, ठीक है। फिर नेपाल आएगा, फिर म्यांमार आएगा, फिर भूटान आएगा और फिर अफ़गानिस्तान आएगा। अब अफ़गानिस्तान वाला थोड़ा डिस्प्यूटेड भी है। डिस्प्यूटेड क्यों है, क्योंकि ये पीओके में पड़ जाता है वैसे तो, ठीक है, ये पीओके के अंदर आ जाता है जो अफ़गानिस्तान वाला बाउंड्री लाइन है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, बचपन में बीए, तो ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, फिर आपका भूटान और ये अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे वो देश हो जाते हैं। इनमें से कुछ के साथ स्पेशल नाम भी है बाउंड्री लाइन का, तो उसे भी देख लेते हैं। जैसे ये तो आपने याद रखना है कि लॉन्गेस्ट तो ये हो ही गया, लिखा ही हमने उसी क्रम में है। तो भारत और चीन के बीच जो बाउंड्री लाइन है इसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, मैकमोहन लाइन इसे कहा जाता है, ठीक है। और 1914 में फाइनली इस रेखा को निर्धारित किया गया था, भारत और चीन के बीच उपस्थित मैकमोहन रेखा को। इसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच में जो लाइन है इसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री लाइन बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी के हेड थे सर रेड क्लिफ, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम है, ठीक है। तो रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण ऑब्वियस सी बात है कि 1947 में हुआ था। इसके बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच उपस्थित सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहा जाता है, जो कि मैंने आपको बताया कि डिस्प्यूटेड भी है, यानी कि पीओके के अंदर है। और ये जो डुरंड लाइन है, डुरंड रेखा है, इसका निर्धारण 1893 में काफ़ी पहले कर दिया गया था। तो ये कुछ वो बाउंड्री लाइंस हैं जिनके नाम मैंने आपको बताए, ठीक है। तो ये तो हमने जाना कि किन देशों के साथ हम अपना बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं। अब दो ऐसे भी देश हैं जिनके साथ हम बाउंड्री लाइन शेयर नहीं करते।
तो उन दोनों के बारे में अब चर्चा करते हैं, ठीक है। यानी कि 9 पड़ोसी देश हमने पढ़े टोटल, ओके। 7 इधर पढ़े जिनके साथ बाउंड्री लाइन टच करते हैं, और 2 अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो जो अगला है वो है श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में जानते हैं। तो भाई श्रीलंका हमारे दक्षिण में पड़ जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो भारत श्रीलंका से पाक स्ट्रेट के द्वारा अलग होता है, पाक जल संधि के माध्यम से अलग होता है, पाक जल संधि, ठीक है। और इन्हीं दोनों के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार भी है। गल्फ ऑफ मन्नार की अगर बात की जाए, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी इन्हीं दोनों के बीच में है। स्ट्रेट वर्ड यूज़ किया मैंने यहाँ पे, एक जल संधि, इसका मतलब बता देता हूँ जरा क्या होता है। तो स्ट्रेट का मतलब है नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर, नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर कनेक्टिंग, नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज़, टू लार्ज वाटर बॉडीज़। तो जल का संकरा सा भाग जो 2 बड़े जलाशयों को जोड़े, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? स्ट्रेट। आप देख सकते हो कि ये संकरा भाग हो गया जल का, और ये इधर बे ऑफ बंगाल को इधर अरेबियन सी से जोड़ रहा है, तो इसी को स्ट्रेट कहते हैं। तो भारत श्रीलंका से पाक जल संधि के द्वारा पृथक होता है, और इन्हीं दोनों के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार भी उपस्थित है, ठीक है। अब अगला जो देश है उसके बारे में भी जानते हैं। तो नेक्स्ट है मालदीव। मालदीव के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट इज मालदीव। तो भाई जो मालद्वीप है ये आपका लक्षद्वीप के साउथ में है, साउथ टू लक्षद्वीप। अभी अभी आप लक्षद्वीप पढ़ के आए हो, ठीक है, तो उसी के साउथ में पड़ता है ये। तो एक्चुअली 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री चैनल, ये मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है, ठीक है। इस तरह से देखो, जैसे ये लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप हो गया, ठीक है। फिर लक्षद्वीप का सबसे सदर्न जो आइलैंड है वो मिनिकॉय है, मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे सदर्न आइलैंड है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये मालदीव है, ठीक है, मालदीव हो गया। मालदीव भी एक आइलैंड ग्रुप ही है, कई आइलैंड से मिलके बना है। और ये जो आपका पूरा पूरा मालदीव हो गया और मालदीव हो गया और लक्षद्वीप हो गया, इन दोनों के बीच में जो लाइन है, जो अक्षांश रेखा है, जो चैनल है, वो है 8 डिग्री चैनल, जो कि मैंने आपको एक 10 डिग्री चैनल भी पीछे पढ़ाया था, जो अंडमान और निकोबार के बीच में है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर में हमने भारत के कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर डिस्कशन किया, और आपको आगे की वीडियोस में भी और भी अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लेके आऊँगा इंडिया के बारे में, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।